नमस्कार दोस्तों। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे पाचन तंत्र में उसका पाचन तंत्र में हमारे शरीर में क्या क्या भूमिका है उसके बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। एक बार फिगर हम देख लेते हैं। ग्रसनी, ये ग्रसनी है और यहाँ लार ग्रंथि रहता है कनपट्टी के पास, कान के पास, और यहाँ पर ये ग्रास नली है, ये यकृत है जिसे लीवर कहते हैं, ये आमाशय है यानी स्टोमच, ये अग्नाशय है और ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, ये वाला पार्ट ये बड़ी आंत है, ये मलाशय हुआ और ये गुदा हुआ, और यहाँ पर ये पित्ताशय है, यहाँ लीवर के पास पित्ताशय रहता है, लीवर यानी यकृत के पास। चलिए अब देखते हैं। तो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम सभी जीवों के लिए भोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा तथा शक्ति मिलती है। स्वस्थ शरीर के लिए भोजन उचित रूप से पच जाना चाहिए, यानी डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए शरीर में पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र से संबंधित है, कौन से संबंधित है? तो अंतःग्रहण यानी भरण, अर्थात भोजन को मुंह में लेना अंतःग्रहण कहा जाता है। इसे इंग्लिश में आप इंजेशन कहते हैं। इंजेशन यानी भोजन को मुंह में लेना अंतःग्रहण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आप इंजेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाचन यानी डाइजेशन जिस क्रिया द्वारा भोजन एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। यानी जिस क्रिया द्वारा भोजन एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, उसे पाचन यानी डाइजेशन कहा जाता है। अब अवशोषण यानी जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होते हैं, यानी जो भोजन पचा हुआ है उसे अवशोषण यानी उसका अवशोषण होता है। तो जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है, उसे अवशोषण कहा जाता है। तथा मलोत्सर्जन या बहिष्करण डिफेकेशन या इजेशन, जिससे अनपचा भोजन को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मलोत्सर्जन या बहिष्करण किसे कहते हैं? तो जिससे अनपचा भोजन को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, उसे मलोत्सर्जन कहा जाता है, यानी डिफेकेशन और इंजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। ये सभी क्रिया पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों द्वारा संपादित होते हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग हैं। तो मुख गुहा जिसे माउथ एंड माउथ कैविटी कहते हैं, ग्रसनी, ग्रास नली या इसोफेगस, आमाशय, ग्रहणी, ड्यूडेनम कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा। आहार नाल के साथ यकृत यानी लीवर, पित्ताशय एवं अग्न्याशय भी होते हैं, यानी इन सब का भी भूमिका होता है पाचन तंत्र के अंतर्गत।
मुख से भोजन मुख गुहा में आता है। पहले मुख से भोजन को मुख गुहा यानी मुंह में लेते हैं। यहाँ भोजन को अच्छी तरह चबाया और पीसा जाता है, जिससे भोजन महीन टुकड़ों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। मुख गुहा में निम्नलिखित रचना होती है। अब मुंह में जब छोटा छोटा जब टुकड़ा करते हैं भोजन को, तो मुंह में क्या सब पाया जाता है? तो मुंह में रहता है जीभ, दांत और लार ग्रंथि। तो जीभ के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये जीभ, यहाँ पर कड़वा स्वाद लगता है, कड़वा यानी कड़वा स्वाद लगता है। इस साइड में खट्टा स्वाद लगता है, और इस साइड में खरा यानी नमकीन स्वाद लगता है। और यहाँ पर यानी जीभ का आगे वाला भाग ये मीठा स्वाद लगता है। ये पीछे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है। यहाँ पर मीठा स्वाद लगता है, पीछे की ओर भाग में कड़वा लगता है। और यहाँ पर खट्टा खट्टा खारा खारा यानी नमकीन, दोनों साइड छोटे छोटे आकार के फुंसीनुमा यहाँ पर स्वाद यानी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसी कारण नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा लगते हैं। अब चलिए यहाँ आते हैं। जीभ यानी टंग्स, यह मोटी मांसल रचना है जिसे हम हर दिशा में घुमा फिरा सकते हैं। जीभ को आप इधर से उधर इस कोने से उस कोने ले जा सकते हैं। तो हम हर दिशा में घुमा फिरा सकते हैं। इस कारण भोजन के साथ लार आसानी से मिल जाता है। भोजन में माने जीभ से इधर से उधर करने पर भोजन में लार मिल जाता है एवं भोजन मुलायम हो जाता है तथा इसे निगलने में आसानी हो जाता है। जीभ में अनेक स्वाद कलिका यानी टेस्ट बड्स होते हैं। हमने बताया था ना कि यहाँ पर इसमें टेस्ट बड्स होते हैं। इसमें ऐसे छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं। तो स्वाद कलिका टेस्ट बड्स होते हैं। स्वाद कलिकाओं द्वारा हमें भोजन का स्वाद मिलता है, जैसे मीठा, खारा यानी नमकीन, खट्टा, कड़वा यानी कि तीखा। इसके अलावा जीभ हमें बोलने में भी मदद करते हैं। अगला देखते हैं दांत की क्या भूमिका है। दांत यानी टीथ, मुख गुहा में दांत होते हैं जो भोजन को चबाकर एवं पीसकर महीन कर देते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में दूध के दांत यानी मिल्क टीथ निकलते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। यानी जो बच्चा रहता है उसको 5 साल से नीचे तक वाला जो भी बच्चा है उसको 20 दांत होते हैं, उसको मिल्क टीथ कहते हैं। आगे देखते हैं। 5 से 7 साल की उम्र में ये दांत गिर जाते हैं एवं उनकी जगह स्थायी दांत यानी परमानेंट दांत निकलने लगते हैं। वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में दांत गिर जाने से उस स्थान पर नए दांत फिर से नहीं निकल पाते हैं। मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, जिनमें 16 ऊपर 16 नीचे जिनमें होते हैं। ये सभी 4 प्रकार के होते हैं। ये दांत को अलग अलग नाम दिया गया है, जो 4 प्रकार के दांत हैं, जिन्हें आगे से पीछे की ओर क्रमशः इंसाइजर आगे की ओर रहता है, कैनाइन उसके पीछे, जिसे हिंदी में रदनक बोलते हैं, प्रीमोलर यानी अग्र चबर्णक, मोलर या चबर्णक कहा जाता है। इन सभी दांतों के कार्य एवं संख्या भिन्न भिन्न है। ये है आगे वाला पार्ट। यहाँ पर इंसीजर 1 2 3 4, इंसाइजर 4 नीचे 4 ऊपर। इस साइड में कैनाइन
यहाँ पर कैनाइन 1 2 2 नीचे 2 ऊपर। प्रीमोलर 1 2 1 2 यानी 4 नीचे 4 ऊपर। मोलर 1 2 3 1 2 3 3 3 6 6 नीचे 6 ऊपर। देखने में कैसा लगता है ये दांत देखते हैं। ये इंसेजर, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। इन दांतों को क्या क्या भूमिका है चलिए देख लेते हैं। दोनों जबड़ों में अनेक इनके प्रत्येक की संख्या एवं कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? इंसेजर का क्या काम है? इंसेजर की संख्या होता है 8, 4 नीचे 4 ऊपर। ये भोजन कुतरने के कार्य करता है। और इंसेजर कहाँ रहता है? आगे की ओर। ये आगे की ओर इंसेजर, 4 नीचे 4 ऊपर। इंसेजर, इनकी संख्या 8 होती है, भोजन कुतरने का कार्य करता है। कोई चीज़ भी खाते हैं ना तो उसको काटने का काम यही करते हैं, जैसे सेब उब खाते हैं। तो इंसेजर संख्या 8 भोजन कुतरने का कार्य करता है। उसके बाद कैनाइन की संख्या 4, 2 नीचे 2 ऊपर, भोजन को चीरने का कार्य करता है। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या 8 है, 4 नीचे 4 ऊपर, भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करते हैं। उसके बाद मोलर की संख्या 12 गो है, जो भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करते हैं, यानी 6 नीचे 6 ऊपर। यानी मोलर और प्रीमोलर दोनों का काम एक जैसा ही है लगभग, भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करता है। ये भी भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करता है। इन कैनाइन जो साइड वाला दांत रहता है, 2 नीचे 2 ऊपर रहता है, एक इस साइड, एक बाएं साइड, एक दाएं साइड, इस तरह से 2 नीचे और 2 ऊपर, तो 4 हो जाता है टोटल। तो ये भोजन को चीरने का कार्य करता है। जैसे धागा उगा जो काटते हैं, अगर धागा उगा जो काटते हैं तो उस साइड वाला दांत से न काटा जाता है। कोई चीज़ फाड़ते उड़ते हैं तो चीरते हैं या फाड़ते हैं तो उस साइड वाला दांत से फाड़ते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 12 8 20 आइए 8 4 12, ये 32 हुआ ना। टोटल दांत कितना हो गया? 32। उसके बाद आते हैं ग्रसनी और ग्रास नली। ग्रसनी और ग्रास नली, मुख गुहा से भोजन एक छोटी पतली नलिका ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली वक्ष गुहा के नीचे आमाशय में खुलती है। ग्रसनी एवं ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी कि पाइप के आकार जैसे रहता है, उसमें ग्रसनी या ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ उस होकर भोजन जाता है। आमाशय यानी स्टोमच आमाशय। ग्रास नली आमाशय में खुलती है। आमाशय एक बड़ी थैली के समान रचना है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसकी भीतरी दीवारें पर अनेक जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है, जिससे विशेष प्रकार का अम्लीय रस यानी एसिडिक जूस निकलता है, अम्लीय रस निकलता है, जिसे जठर रस कहते हैं। जठर रस भोजन में उपस्थित प्रोटीन और दूध को पचाता है। यानी आमाशय में जो जठर रस रहता है वो प्रोटीन और दूध को पचाता है। अब अधपचा भोजन ग्रहणी होते हुए छोटी आंत में जाता है। अब ये ग्रहणी है, ग्रसनी मत समझ लीजिएगा, ये ग्रहणी है।
ग्रहणी ड्यूडेनम। यहाँ पर ये जहाँ अमाशय से जुड़ा रहता है और ये ग्रास नली के बीच में ये यहाँ पर रहता है ग्रहणी। छोटी आंत में जाता है, उसके बाद कहाँ तक पहुँचती? छोटी आंत में, हाँ छोटी आंत में जाता है। उसके बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक लंबी, पतली, घुमावदार नली जो 6 मीटर लगभग लंबी है। इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। छोटी आंत की ग्रंथियां से एक रस निकलती है जिसे आंत रस यानी पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इस रस में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पचता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण होता है। उसके बाद बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद भोजन का अवशेष बड़ी आंत में, बड़ी आंत कितना लंबा होता है? तो 1.5 मीटर लंबा होता है, जबकि ये 1.5 मीटर लंबा है। और छोटी आंत 6 मीटर लंबा है और बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबा है, जबकि छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। फिर भी इसे बड़ी आंत बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबा तो है, लेकिन डायमीटर ज़्यादा होता है इसका, यानी थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए बड़ी आंत कहा जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन का अवशेष बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबा में पहुंचता है। बड़ी आंत भोजन में उपस्थित जल को अवशोषित करती है तथा अनपचे ठोस अवशिष्ट पदार्थों को गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकलने में मदद करती है। यानी बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है और यहाँ अवशोषण भी होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। वही आमाशय में प्रोटीन और दूध पचता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।